नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। संजय गांधी हॉस्पिटल में मंगलवार को महिला की मौत के पश्चात फिर हुआ हंगामा। मामला गायनी विभाग का। डकैती की योजना बनाते 5 शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, एक हुआ फरार। मामले का खुलासा रीवा एसपी ने किया। डॉक्टर राकेश पटेल के निलंबन को लेकर रीवा दर्शन की डॉक्टर राकेश पटेल से सीधी बात। और ट्रांसपोर्ट यूनियन के एमपी व यूपी के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश सरकार के नाम आरटीआई अलीम खान को सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में फिर हुआ हंगामा। रीवा जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय संजय गांधी अपनी कारगुजारियों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहता है। मंगलवार की सुबह एक बार फिर से गायनी विभाग के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मामला संजय गांधी हॉस्पिटल के गायनी विभाग का है, जहां पर परिजनों ने फिर एक बार यहां तैनात चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल गोविंदगढ़ के बांसा की रहने वाली एक महिला शशि कुशवाहा को श्वास की तकलीफ होने पर संजय गांधी हॉस्पिटल में गत रात्रि भर्ती कराया गया था, जिसके बाद चिकित्सकों द्वारा मरीज को कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा लगातार लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से फिर एक महिला ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा भी कर दिया। इस घटना के बाद बताया ये जा रहा है कि परिजन बिना पीएम कराए ही महिला का शव लेकर चले गए हैं। हमार गीता कुशवाहा, शशि कला कुशवाहा। घटना यह हुई सर कि घर में थोड़ा दर्द उठा, सांस में घबराहट उठी। हम लेके गए गोविंदगढ़ में झूठे मैडम सूजी लगाई कि शांति हो जाए। फिर उसके बाद कागज़ बनाई, कहीं ले जाओ संजय गांधी में भर्ती कर देना। संजय गांधी में लेके आए, यहाँ कोई सुनाई नहीं। कल तहाँ कोई सुनाई नहीं। हमें दांत दपड़ के भगा देंगा। जब भगा देंगा कहीं ले जाओ नईवा में 3 मंजिला में रख लो। गान हुआ भर्ती करन, हुआ रखन, हुआ केवल एक सूजी लगाई। कोई उसके शरीर में परिवर्तन नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो हम बोले सर सोनोग्राफी कराओ और कुछ ट्रीटमेंट कराओ, इसकी होश घावट ज़्यादा हो रही है। कोई सुनाई नहीं। कोई किसी कहते हैं डॉक्टर के तो खुद इधर जाता है, कोई उधर जाता है, माने कोई सुनने वाला इंसान नहीं है। फिर ओहू में से फेराओ सर बोले कि ले जाओ बच्चे वार्ड में। हुआ से कागज़ पत्थर बनाए। एक डॉक्टर हमारे साथ चला। जब लेके गए बच्चा वार्ड में तो मैम ने बोली चहट के कि यह बताओ तुम्हारे मरीज को कोरोना हो गया। तो हम कहें कि मैडम हमारे मरीज को कोरोना हो गया, इतने बड़ी हॉस्पिटल में कोरोना का जांच कीजिए तो नहीं हुआ। दांत दपट के हम ही भगा देंगे। हम उनसे से चले गए। ओके बाद कहीं जहाँ कोरोना वाले शिफ्ट हैं वहाँ शिफ्ट कराओ। हम वह मंजूरी समझ के वहाँ रखा गया। जब ज़्यादा तकलीफ हुई तो हम बोले डॉक्टर को कि हमारे बहू को ज़्यादा समस्या है, कुछ ज़्यादा कार्रवाई की जाए। को बोले यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना यहाँ से छुट्टी होगी। हम 2 लोग मरीज के साथ गंभीर भार में हो गई तो सोचे कि 2 लोग रहे तो दांत दबट के डरवा के भगा दिए। हम खूब रखे, हमसे नहीं संभरत रही। एक बगल में था जल को मेघ दी निकाल के। जब उसकी ज़्यादा घबराहट होला तो हमसे संभारी नहीं हुई। जल को निकाल के मेघ दी, उसके बिल्कुल खून के धार नगरी चल रही।
बॉडी तो देने को तैयार हैं। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष। इस वक्त जो है मुझे फ़ोन आया था कि एक रोसर गांव से जो है एक महिला जो है, जो कि अभी 2 दिन पहले जो है यहाँ पर एडमिट हुई थी। उसको पेट में दर्द था, उसको 4 महीने का बच्चा था। उसको एडमिट किया, 8 महीने का बता रहे हैं कि 8 महीने का बच्चा था जिसको एडमिट किया गया था। उसके बावजूद यहाँ पर लाने के बाद जो है उसको जो है अचानक से आज जो है अभी कुछ देर पहले इनके परिजनों को उससे मिलने नहीं दिया गया और उसको देखने तक नहीं, जब से एडमिट किया नहीं दिखने दिया, और अभी जो मृत्यु बता रहे हैं। और उसके बाद जो है उसको बोल रहे हैं कि उसको कोविड की सस्पेक्टेड है, और उसके बाद भी उनकी लाश भी दे दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो कोरोना से कुछ ग्रस्त नहीं थी और इनको क्यों नहीं मिलने दिया गया। हमारे पहुंचने के बाद उनको जो है इनकी बॉडी मिल रही है, और इस बात के लिए एक बड़ा जांच का विषय है, जो कि मैं चाहता हूं कि प्रशासन जो है यहाँ पर कोविड के पेशेंटों का जो है लाइव उपचार करे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मेरे को जो संदिग्ध हो रहा है, जो प्रकार का घोटाला हो रहा है, जिस प्रकार से अनियमितता की जा रही, डॉक्टर देखते हैं, स्टाफ देखता नहीं देखता, ये मुझे पूरा अंदेशा। इस बात के लिए मैं जनहित में ये सवाल जो है प्रशासन की तरफ खड़ा कर रहा हूँ। बिल्कुल, और ये ऐसी अनियमितता जो है कल भी मैं आया था जब यहाँ पर ऐसा हो गया था, और बॉडी बदल गई। ये एक बड़ा घोटाला लग रहा है, जिस प्रकार से और भी जगह में हो रहा है। कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि ये जो मानव अंग बेहद ही बेशकीमती बिकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय गांधी भी इसका उदाहरण बनने जा रहा है। इस बात को रोकने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के भूतपूर्व जो है मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से ये कहूँगा कि लाइव जो है कोरोना वार्ड की लाइव जो है लोगों को देखने का मौका मिले, ताकि इस प्रकार के संदर्भ में बात न उठे। उमेन कुछ नहीं, घर ही में रहते हैं। इस साल पढ़ाई छूट गई है। अपनी भाभी को भर्ती किए थे, आम किए थे, संडे को भर्ती किए थे। समस्या ये गोविंदगढ़ से लेकर आए थे, तो वहाँ ठीक थी। वहाँ बोले कि गोविंदगढ़ से बोले कि आप वहाँ ले जाइए, आपको ये वहाँ ले जाएंगे, पूरी ट्रीटमेंट होगी। बोले कि ऐसे ऐसे होगा, तो बोले कि फिर यहाँ भी लेकर आए, तो यहाँ सुनवाई कम हुई, एडमिट कर दिए। तो कागज़ का पत्थर कटवा लिए, फॉर्म जो था, तो वहाँ एडमिट कर दिए। एडमिट करने के बाद हो गए, यहाँ जांच पड़ताल हो रही, ऑक्सीजन लगा दिए, बस हो गया, अफवानी वाला फुहारा। और बाकी कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। जब से उसको ऑक्सीजन लगा दिए थे ना, तो उसके वजह से सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, खांसी आ रही थी। उसी के लिए डॉक्टर भी नहीं बोले कि इनको कोरोना नहीं है, इनको घर में थे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि इनको कोरोना है। डॉक्टर लोग, नर्स लोग कोई हाथ भी नहीं लगाए उनको। डॉक्टर को जो साथ में थे तो उनको लेकर आए, तो बोले कि उन्हीं को डांटने लगे। हम भी गए तो हमको भी डांटने लगे। बोले कि आप जाओ, जहाँ से यहाँ जाओ, ऊपर भर्ती कर दो। भर्ती करने के बाद बोले कि आप 3 मंजिले में चले जाओ तो भर्ती कर देना। वहाँ भी ले गए, तो डॉक्टर साहब बोले कि आप पूछे कुछ नहीं। वहाँ बोले कि कागज पत्थर बना दिए, बस हो गया। ऐसे ले गए तो भर्ती कर दिए। वहाँ भी हो गया, ऑक्सीजन लगा था और सूजी 2 टोल लगे, बोल रही हैं, और हो गई। उतनी से ज़्यादा तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ भी लेकर आए। यहाँ से जो जहाँ बच्चे वार्ड है ना, वहाँ से भी बोले कि वहाँ मना कर दिए। तो फिर वही जगह आकर फिर वही जगह में शिफ्ट किया गया, जो कि वहाँ पहले से कार्रवाई होती तो इतना दिक्कत नहीं आती। यहाँ बिन जान से ज़्यादा मारे गए, मौत से मारी गई हैं जी। आप पोस्टमार्टम करवाएंगे, रिपीट रिपोर्ट करवाएंगे। बोले कि हमको रिपोर्ट कराएंगे, मतलब वो पोस्टमार्टम होगा, चीर फाड़ होगा। हम बोले कि सर हमको पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, हमको और कुछ नहीं करवाना, पोस्टमार्टम नहीं कराना है। गलती हुई, बोले कि गलती है तो हो गया। गलती का मतलब आप वो जो करेंगे कंप्लेन, तो वो ठीक आएंगे, कंप्लेन उसकी जांच होगी, उसके बाद फिर उनको दंड दिया जाएगा। रीवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिसमें डकैती की योजना बनाते हुए 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। यह कार्यवाही सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गई है, जिसका खुलासा रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया है। इस कार्यवाही के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सिविल लाइन थाना प्रभारी व अन्य स्टाफ द्वारा डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 315 बोर के 3 कट्टे व एक 12 बोर का कट्टा समेत 5 हथियार बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही कारतूस भी पकड़े गए हैं, जिसमें से एक आरोपी के खिलाफ ग्वालियर में गैंगवार के अलावा दोहरी हत्याकांड के केस दर्ज हैं और वही इसी मामले में फरार चल रहा था। इसके अलावा इस घटना में रत्नेश सिंह, विवेक सिंह, विनीत सिंह उर्फ सनी, राजकरण सिंह के अलावा जितेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सातिर अपराधी मोनू पीटीएस उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह मौके से फरार होने में सफल रहा है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में 33 केस दर्ज हैं। सिविल लाइन में करीब 5 आरोपी पकड़े गए हैं, एक आरोपी फरार हुआ है। 399-402 का इनके विरुद्ध प्रकरण कायम हुआ है। इनको डकैती की योजना बनाते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है।
इनके पास से हमारे पास एक पिस्टल, 315 बोर के कट्टे और एक 12 बोर का कट्टा मिला है। महत्वपूर्ण बात है कि इन 5 आरोपी जो पकड़े गए हैं उनमें एक आरोपी ऐसा है जिसके विरुद्ध हत्या के 2 आरोप ग्वालियर में कायम हैं। 2004 में गैंगवार ग्वालियर में जब चलती थी उस दौरान उसके विरुद्ध जो एक आरोपी है जिसका नाम जीतू सेन उर्फ जीतू नाई है, उसके खिलाफ वो अपराध जो है हत्या का कायम है, जिसमें उसको वांटेड भी है। उसका न्यायालय ने उसको गिरफ्तार करके थाना महाराजपुर जिला ग्वालियर की पुलिस को भेजने को लिखा हुआ है। तो ग्वालियर पुलिस को भी इसकी तलाश है। और ये दो हत्या का आरोपी है, अपना नाम बदल के यहाँ पे रह रहा था। यहाँ पे उसने अपना नाम जितेंद्र श्रीवास्तव बता रखा था, अभी तो उसका नाम जीतू सेन है, जीतू नाई है। ये 2-3 जगहों पे रहा है। ये बीच में जो है शहडोल में भी जो है रेत का जो काम करते हैं उनके साथ काम किया है। कोयले खदानों में ये दरअसल अपनी वहाँ से फरारी काट रहा था। इसको सज़ा हो चुकी है 302 के मामले में। तो सज़ा के पहले ही जब कोर्ट हाजिर होने के लिए बोलती है जो जमानत पे आरोपी होते हैं, तो इसको मालूम हो गया था इसको सज़ा होगी, ये फरार हो गया था। तो जगह जगह अपनी फरारी काट रहा था। उसी तारतम्य में फरारी काटने के लिए मोनू PTS एक अपराधी है जो PTS के पास रहता है, PTS चौराहे के पास रहता है, जिसकी हमको तलाश है। उसके पास ये अपनी फरारी काट रहा था। ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पकड़े गए हैं। ये योजनाबद्ध बना रहे थे पेट्रोल पंप लूटने की, तो उनको गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर राकेश पटेल के निलंबन को लेकर रीवा दर्शन से सीधी बात। रीवा दर्शन से बात करते हुए डॉक्टर राकेश पटेल ने कहा है कि मेरी ड्यूटी थी जिसका जिम्मेदार मुझे ठहराया गया है, जबकि मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से किया है। और अफसोस इस बात का है कि जो कार्य मेरे कार्य क्षेत्र का नहीं है उस कार्य की सज़ा मुझे दी गई है। हालांकि मैं रीवा वासियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं और रहूंगा भी। नौकरी रहे या न रहे, रीवा के लोगों को मैं हर संभव अपनी सेवा देता रहूंगा। वहीं घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है वह अत्यंत निंदनीय है, उस पर दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। आप खुद सुनिए रीवा दर्शन से चर्चा करते हुए डॉक्टर राकेश पटेल ने क्या कहा है। संजय गांधी में घटना हुई थी, उसके बाद आपके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हुई और आपने अपनी व्यथा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताई है। सर क्या हुआ? रहीम, मैं आप इतने दिनों से रीवा में रह रहे हैं और आप जानते होंगे बहुत दिनों से भी कि जहाँ तक मेरा काम है, जितनी मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कोशिश की हमेशा कि उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करूँ। पब्लिक के प्रति, मरीजों के प्रति जो भी मेरी दायित्व रहा है मैंने उसे पूरी तरह से निभाया है। 8 तारीख की घटना में जब मैं सुबह हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी पे गया तो विवेक कुशवाहा जो पेशेंट हमें ओवर मिला वो काफ़ी सीरियस थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पर पल्स BPNR था। उनकी किडनी, लीवर और बहुत मुश्किल से काम कर रहे थे। लंग्स के लिए हम वेंटिलेटरी सपोर्ट दे रहे थे। पेशेंट कोमा में थे ऑलमोस्ट। उसके 1-8 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमने CMO को इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद मैं बाकी पेशेंट्स का जो और पेशेंट का राउंड ले रहा था। उसके बाद चूँकि वे राउंड पेशेंट बहुत ज़्यादा भर्ती थे, कोरोना वार्ड में उसमें लगभग 48 से 52 पेशेंट थे, तो उनका राउंड पूरा करने में मुझे करीब 2 घंटे लग गए। 2-3 घंटे में तब तक बॉडी नीचे शिफ्ट हो चुकी थी। बॉडी को शिफ्ट करने का काम वार्ड बॉय और स्वीपर करते हैं। उसकी टैगिंग का काम PG ने उनकी बॉडी में टैगिंग किया, उसने बताया। और खुशी राम राजपाल जो पेशेंट था उसके अटेंडर के सामने उसकी टैगिंग हुई थी। ये बात PG ने मेरे को बताया, जो इसकी डेथ मेरे आने के पहले हुई थी, मेरी ड्यूटी के पहले। दूसरे की भी टैगिंग जो है हाथ पे PG ने की थी। बॉडी को रैप करने का काम वार्ड बॉय या स्वीपर का है और वो बॉडी को मर्चरी में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद मर्चरी में क्या होता है ये मुझे पता नहीं ना, वो मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। मर्चरी से बॉडी किसने दी, किसको दी, कहाँ गई, वो पुलिस को मिली, नगर निगम को मिली, परिजनों को मिली या PM के लिए गई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं, इसलिए मैंने उसके बारे में जानना भी नहीं चाहा। क्योंकि मैं कोरोना वार्ड में आप पहले से ही इतनी ज़्यादा दहशत है, तो वहाँ अपनी सिंसियरिटी से काम इसलिए कर रहा था कि ताकि और कोई डेथ ना होने पाए। नहीं तो क्या है, रीवा में लोगों का संजय गांधी से भरोसा ना उठने पाए, क्योंकि रीवा में संजय गांधी एक अकेला अस्पताल है जो कोरोना के लिए अपने पास सिर्फ आवंटित है, जिसमें अकेला ICU है जो कोरोना के पेशेंट्स को यहाँ रखता है। और रीवा में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सके। मेरे पास उस दिन भी 5 पेशेंट ICU में थे और तो मतलब उनको मैनेज करने में लगा हुआ था मैं। और हमने अपनी पूरी ईमानदारी से वो अपना काम किया। इवन आपको यकीन न होगा, सिर्फ ये छवि सुधारने के लिए मैं जब अस्पताल से घर आ जाता था,
उसके बाद भी हम ड्यूटी ग्रुप में हमारा जो है उसमें रात 12 बजे तक मरीजों को मैनेज करने के लिए हम कोशिश में लगे रहते थे। उनके लिए हम इंस्ट्रक्शन यहाँ से देते थे, वहाँ से रिपोर्ट व्हाट्सएप पे मंगा करके उनका इंस्ट्रक्शन प्रॉपर देते थे, ताकि मरीज़ का शुगर जो है, ऑक्सीजन लेवल है, ABG में पोटेशियम सोडियम है, उनका बाइकार्बोनेट, सारे लेवल चीज़ें मैनेज रहें। तो वो सब मैं करने में व्यस्त था। मुझे नहीं मालूम था कि मर्चरी में क्या हुआ, और उसके लिए अब मुझे जब बाद में पता चला कि ये गलत बॉडी डिस्पोज हो गई है, मैं निश्चित तौर पे उस परिवार के साथ हूँ जिनके साथ ये हादसा हुआ है, और उन्हें न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनके लिए 100% उनको कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए कायदे से। तो क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, किसी का बेटा जो 22 साल का है उसका आपने दफना दिया या जला दिया और उसको पता नहीं है, तो डेफिनेटली ये बात कहीं ना कहीं चूक हुई है। और ये जो चूक हुई है उसमें मेरा रोल इसलिए नहीं है कि नीचे क्या होता है वो मुझे पता नहीं है। बॉडी को रैप करने का मेरा काम नहीं, ना बॉडी को टैग करने का मेरा काम है। मेरा काम पेशेंट के जीवित रहने तक है, और जब तक उसके लिए मैं जो भी मैक्सिमम कर सकता था वो मैंने किया। पेशेंट की डेथ के बाद का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, उनके वार्ड वाइज का, उनके स्टाफ का, उनकी नर्सिंग स्टाफ का, या मर्सी के स्टाफ का, CMO का, या जो भी उनको हैंडओवर करते हैं वो लोग वो काम करते हैं। तो उसके लिए मुझे ये बताया गया कि मतलब मैं ड्यूटी पे था इसलिए उन्हें मुझे सस्पेंड कर दिया। आप सोचिए, जो डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देख रहा था, जिस मतलब जहां हम अपना काम कर रहे थे, उन्हें मुझे सस्पेंड कर, मुझे पता ही नहीं है। मुझे खुद ये इस बात से आश्चर्य है कि मुझे सस्पेंशन इस काम के लिए किया गया कि बॉडी एक दूसरे बॉडी की जगह इन्फिनरेट हो गई, मतलब दूसरे बॉडी का डिस्पोज दूसरी जगह हो गया, तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी ठहराएगी, जो कि मैं तीसरी मंजिल में अपनी ड्यूटी कर रहा था, जबकि बॉडी का जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट है वो नीचे मर्चुरी में था। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे दुख इस बात का लगा कि जो काम मेरा नहीं था उसके लिए मुझे सस्पेंड किया गया। और मैं रीवा का इतना मैं एहसानमंद हूँ, रीवा के लोगों का। रीवा के लोगों ने सुबह से, कल रात से जब से ये खबर आई है, लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज किया है, बहुत हिम्मत दी है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, रीवा के पूरे रीवा के लोगों का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लिए जब तक मेरी ज़िंदगी है, रीवा के लिए जो भी मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँगा वो मैं करता रहूँगा, नौकरी रहे चाहे नौकरी नहीं रहे। मेरा जो पेशा है और जो मेरा काम है और जो लोगों के लिए मेरे पास क्षमता है, अपनी क्षमता अनुसार मैं रीवा के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करता रहूँगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा सुहागी वाहनमना चेक पोस्ट पहुंचकर टैक्स व डीजल के बढ़े रेट का विरोध दर्ज कराते हुए हार्न बजाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया और RTO अलीम खान को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न समस्याओं से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है। सरकार की नीतियों के विरोध में कई दिनों से ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। यूनियन की मांग यह है कि सरकार टैक्स व डीजल के रेट में कमी करे, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि लगातार ट्रांसपोर्ट यूनियनों द्वारा भी प्रशासन के ऊपर नाजायज़ तरीके से दबाव बनाया जाता है, चाहे वह ओवरलोडिंग का मामला हो या फिर बिना परमिट गाड़ियाँ चलाने का। ऐसे भी मामले कई बार सामने आए हैं कि यूनियन पदाधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों से साठगांठ कर चेक पोस्टों पर भी दबाव बनाया जाता है। ऐसी कई बातें सामने आती हैं। इस स्थिति में सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बावजूद इसके चेक पोस्टों पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया जाता है। चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर यूनियन के पदाधिकारियों से बात की गई, तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग बाकायदा टैक्स देते हैं, वो भी एडवांस में। जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ प्रशासन कार्यवाही करे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सड़क खराब होने का ठीकरा ट्रांसपोर्टरों पर ओवरलोडिंग के नाम पर फोड़ा जाता है, जबकि इसमें सबसे बड़ा दोष सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी व प्रशासनिक तंत्र का है। गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण में सहयोग देते हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नई दिल्ली के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग 4 सूत्री मांग रखे हुए हैं। नंबर 1 तो डीजल में वैट जो अधिक लगा हुआ है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 10 रुपये लीटर अधिक है अन्य प्रदेशों से। नंबर 2, ड्राइवरों को जो कोरोना का संबंधित महामारी बीमारी है इसका बीमा कराया जाए सरकार के द्वारा। और नंबर 3, पूरे मध्य प्रदेश में RTO बैरियर पर जो लोग कह रहे हैं कि अवैध वसूली हो रही, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और जब तक नहीं बंद होगा तब तक साफ़ सुथरी छवि नहीं दिखेगी। इसलिए हम सभी मोटर ऑपरेटरों को से पूरी तरीके से, अभी तो 3 दिन का हड़ताल हम लोगों ने किया है, आगे अगर नहीं व्यवस्था इस चारों मांगों को अगर नहीं मांगेंगे तो हम लोग पूरी तरीके से इसको बंद कर देंगे और पूरी
लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। और चौथी मांग हमारी ये है कि गाड़ियाँ को महामारी के दौरान सब पूरी तरीके से खड़ी हैं, इनका दो क्वार्टर 6 महीने का टैक्स पूरी तरीके से सरकार को माफ़ करना चाहिए। अगर यदि माफ़ नहीं करेंगे तो हम मोटर मालिक सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ओवरलोड जो ट्रक चल रहे हैं उस पर हम लोग कुछ भी नहीं टिप्पणी कर सकते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गाड़ियां अंडर लोड चल रही हैं, जो गाड़ियां अपने नियम कायदा कानून से चल रही हैं, उनको किसी भी प्रकार का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं बॉर्डर को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में समाप्त किया जाना चाहिए। ओवरलोड गाड़ियों को अगर कोई अधिकारी अगर कार्रवाई करता है तो हम लोग अधिकारी का समर्थन करेंगे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। हम लोग RTO को सपोर्ट करेंगे, इस प्रकरण में सपोर्ट करेंगे। इसमें हम लोगों की मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि वो 6 महीने का वैट टैक्स गाड़ियों का माफ़ करें, रोड टैक्स, और वैट टैक्स घटाएं, जिससे डीजल के रेट हमारे जैसे दिल्ली सरकार ने घटाया, हरियाणा सरकार ने घटाया, उस तरह मध्य प्रदेश में भी डीजल के रेट घटें। और जो इस महामारी में जो ड्राइवर हैं उनको भी इंश्योरेंस कराया जाए कोविड-19 के उसमें, जिस तरह से डॉक्टरों को, मेडिकल स्टाफ को, पुलिस विभाग को दिया जा रहा है, उस तरह हमारे यहाँ ड्राइवरों को भी दिया जाए। नहीं, अगर ऐसा होता है तो मैं तो पूरी तरह से सहयोगी हूँ पुलिस का भी और RTO विभाग का भी, कि अगर इस तरह कोई गाड़ी मिलती है उनको बंद किया जाए। का तो कोई सवाल ही नहीं और टैक्स चोरी, प्रशासन तिमाही इसकी वसूली कर रहा है। अगर टैक्स चोरी होती है तब भी उन गाड़ियों को खड़ा कराया जाए और उनसे टैक्स लिया जाए। जो गाड़ियाँ टैक्स चोरी करती हैं उनके साथ नहीं। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आए दिन आपके द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये मीडिया में छपता है कि ट्रक के द्वारा ही पूरी रोड खराब हो रही है। ट्रक मालिकों की जिनकी गाड़ियाँ 10 चक्के की हैं, 12 चक्के की हैं, 16 चक्के की हैं, 18 चक्के की हैं, टेलर है, गवर्नमेंट की पासिंग है, उस पासिंग पर वो लोडिंग में है और उसी नियम के अनुसार इस रोड का टेंडर होता है कि रोड बनाई जाए। लेकिन इसमें अनियमितता बरती गई है। डायरेक्ट मोटर मालिक और ट्रक मालिक के ऊपर ये कहा जाता है कि ट्रक मालिक के द्वारा रोड खराब की जा रही है। ये बड़ी शर्मसार बात है। हम लोग तो खुद पिसे हुए हैं। हम लोग गवर्नमेंट के अभी 5 महीने के टैक्स में हम लोगों की गाड़ियां जो है रोड पे खड़ी हुई हैं, किनारे सड़ रही हैं। कोई कबाड़ी गाड़ियों को खरीदने के लिए नहीं तैयार है कि कोई कबाड़ी को अगर हम बिक्री करना चाहे तो कबाड़ी नहीं लेने के लिए तैयार है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप रोड खराब होने के लिए? रोड खराब होने के लिए रोड खराब करने में प्रशासन के अधिकारी उसमें सम्मिलित हैं। हम लोग एडवांस टैक्स उसके इंजीनियर, उसके SDO उसमें सम्मिलित हैं। इस संबंध में आप लोगों ने पहले कोई पहल करी? कई मरतबा मैंने जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है। मैं जिला ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन का मैं सेक्रेटरी था। मेरा नाम लल्लन खान है, मैं इस समय संभागीय सचिव हूँ। लेकिन बात कागज़ पे दब जाती है, रुक जाती है, आपके द्वारा छप जाती है। ठेकेदार के ऊपर कभी आप लोगों ने कभी सड़क पे उतरा कि नहीं, अगर सड़कें खराब हो रही हैं और गुणवत्ता विहीन है? भाई जब इस बात के लिए बात करते हैं जिला कलेक्टर महोदय से, तो आप ये होता है कि टेंडर हुआ है, वो बाकायदे मेंटेनेंस पे रोड रहेगी। 5 वर्ष का उनका टेंडर है, 5 वर्ष मेंटेनेंस में। अब मेंटेनेंस में टोल प्लाजा लगा हुआ है। रोड की मेंटेनेंस, अभी आप भी हमारे पत्रकार बंधु भाई उसी रोड पर आए हैं, रोड का मेंटेनेंस देख लीजिए आप। टेंडर है उनका। अभी किसका टेंडर यहाँ चल रहा है? नहीं रुक रहा। हम तो आए दिन हमारा खून भी पिया जा रहा, पसीना भी पिया जा रहा। हम तो अपनी गाड़ी को चला के इस रोड पे चला रहे तो उसका भी पैसा दे रहे हैं। वहीं जब 3 दिनों से चल रहे ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल के संबंध में MP और UP के ट्रांसपोर्टरों के विरोध प्रदर्शन को लेकर परिवहन अधिकारी RTI अलीम खान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से की गई मांग को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें निर्णय लेना शासन का काम है। इसका निराकरण हमारे स्तर पर नहीं होगा, इसका निराकरण शासन स्तर पर होना है। जो उन्होंने डीजल का और दूसरे कामों के लिए जो कहा, टैक्स माफ़ का, डीजल की कीमत कम करने का, ये जो जितने भी हैं इसके लिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया है ताकि शासन को वो हम ज्ञापन पहुंचाया जा सके। यूनियन द्वारा कभी भी कोई इस प्रकार से व्यवधान नहीं डाला जाता है। कुछ यूनियन के नाम पे दूसरे असामाजिक तत्व फ़ोन लगाते हैं। यूनियन के पदाधिकारी लोगों द्वारा कभी भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है। इनको कभी कभार जो परिस्थितियाँ ये दबाव की बनाते हैं तो इनको जो अवगत करा देते हैं कि बिना परमिट है, एक टैक्स बकाये में गाड़ी है, इसके फिटनेस ख़त्म है, इसका इंश्योरेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है, ओवरलोड है, तो ये उसके अंदर नहीं बोलते हैं। इनका सहयोग रहता है।
संजय गांधी अस्पताल में हुई घटना के बाद डॉक्टर राकेश पटेल को किया गया निलंबित। वहीं उनके निलंबन को लेकर रीवा जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध जताया गया और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सामाजिक संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि इस घटना में एक डॉक्टर को दोषी मानना गलत है। इसी के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ज्ञापन सौंपने वाले संगठनों में प्रमुख रूप से पिछड़ा वर्ग युवा संगठन, युवा एकता कल्याण संघ समेत कई अन्य सामाजिक संगठन शामिल रहे। जैसा कि अभी 8 तारीख को विवेक कुशवाहा जो मऊगंज के रहने वाले थे, उनकी संजय गांधी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई। उनके मृत्यु के पश्चात जो प्रशासन था वो डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित किए हैं। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि एक डॉक्टर का काम होता है, वो जब तक व्यक्ति जिंदा है उसकी सेवा करना, उसकी सहायता करना, स्वास्थ्य का उसका परीक्षण करना, उसकी जांच करना। लेकिन उसके जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात वो डॉक्टर की जवाबदेही वहीं से समाप्त हो जाती है। बल्कि ये जवाबदेही जो होती है वहाँ के जो प्रशासन होता है उस प्रशासन की जवाबदारी होती है और जो अन्य कर्मचारी होते हैं उनकी जवाबदारी होती है। जिसके लिए, जबकि इसके लिए डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था। इसकी एक जांच होनी चाहिए थी। जांच होने के पश्चात जो भी इसमें दोषी होता उस दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके लिए रिस्पांसिबल जो होता है वहाँ के जो संबंधित अन्य कर्मचारी है, जो प्रशासन है वो होता है। क्योंकि जो डॉक्टर का काम होता है, डॉक्टर का काम चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराना होता है। जब तक वो ड्यूटी में होता है तो ड्यूटी में वो सेवा करता है। ड्यूटी के समय के पश्चात जैसे डेथ होती है उसके लिए अन्य जो कर्मचारी होते हैं उसकी पैचिंग करना, नेम प्लेट लगाना, नेम प्लेट के साथ में उसको मर्चुरी तक पहुंचाना, फिर मर्चुरी से बॉडी को रिलीज करना, ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, ना कि ड्यूटी में कर रहे चिकित्सक की होती है। जहाँ तक हमें पता है, डॉक्टर राकेश पटेल के साथ में जो उसके चीफ प्रभारी थे वो अन्य डॉक्टर, इसमें 5 लोग थे। डॉक्टर इंदुरकर थे, डॉक्टर असाटी थे, डॉक्टर नरेश बजाज सर थे और डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी सर थे और साथ में डॉक्टर राकेश पटेल भी थे। तो उसमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना और पूरा सब गलत है। जी बिल्कुल। इसके लिए जहाँ घटना की बात है तो घटना दरअसल क्या है कि जो जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो गंभीर वार्ड में वो नहीं थे। जो पॉजिटिव जो पेशेंट थे, डॉक्टर राकेश पटेल की वहाँ ड्यूटी थी। लेकिन एक निश्चित तौर पर जो डॉक्टर होता है वो अलग अलग वार्डों में भी वहाँ पे जाता है। भले उसकी ड्यूटी वहाँ है, दूसरे वार्डों में भी ड्यूटी करता है। तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राकेश पटेल सर के साथ में गलत हुआ है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। ये हम लोग अभी ज्ञापन देने आए। हम यहाँ के अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, हम अपने जो स्वास्थ्य मंत्री उसको, जो हमारा मुख्य सचिव है उसको देंगे और जो भी हमारे यहाँ डीन को भी हम देंगे और अपने सबको ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ओबीसी महासभा के भी इसमें हैं, कई संगठनों के हैं और सरदार सेना के लोग हैं और युवा एकता संघ के हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हैं और जो जी हर वर्ग के लोग हैं इसमें, हर वर्ग के लोग हैं। क्योंकि डॉक्टर राकेश पटेल, मेरा नाम डॉक्टर उमेश पटेल है, मैं समाज सेवी हूँ। और डॉक्टर राकेश पटेल की अगर बात कोई करे तो डॉक्टर राकेश पटेल सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र बस में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर के वो जगह जगह गांवों में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। गरीब बच्चों के लिए, महिला एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वो हर साल मैराथन का आयोजन करते थे। उसके साथ साथ में अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, इस संबंध में बहुत सारे समाज सेवी काम कर रहे थे। उसके साथ में डॉक्टर राकेश पटेल सर ने भी लोगों को खाने का पैकेट बढ़वाने का काम लगातार हमारा वहाँ बाईपास में इनके लिए भोजन व्यवस्था गरीबों के लिए चलता रहा। और उसके साथ साथ में और जो अन्य सुविधाएं थी, सैनिटाइजर का बंटवाना, मास्क का बंटवाना, और इस पूरे महामारी में वो हमेशा तत्पर रहे और चिकित्सीय सेवा के साथ साथ में अन्य सामाजिक सेवा भी वो करते रहे। इसलिए ऐसे कर्मठ व्यक्ति के साथ ये सरासर अन्याय है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। नहीं, जो घटना हुई हम उसकी भी हम चाहते हैं कि जो विवेक कुशवाहा की मृत्यु हुई, मृत्यु के तो उसकी जो है उचित जांच हो और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई हो। सर वो ऑन ड्यूटी में, लेकिन जहां तक हमें प्रोटोकॉल का पता है, प्रोटोकॉल का मतलब है कि वो ऑन ड्यूटी में डॉक्टर राकेश थे, लेकिन ड्यूटी के जैसे डेथ हो जाती है, बाद डीसी हो जाती है, डीसी के बाद जो काम होता है वहाँ उनका काम समाप्त हो जाता है। जो रैपर लगाना, बॉडी को पैक करना, मर्चुरी तक पहुँचाना, फिर मर्चुरी से बॉडी को रिलीज करना, वो प्रशासन का काम हो जाता है। वो जो ड्यूटी में चिकित्सक होता है उसका काम नहीं होता है, और अस्पताल प्रशासन का काम होता है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में अपर कलेक्टर इला तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में प्रयास करते हुए मामले की जांच पड़ताल के बाद उचित निर्णय लिया गया है।
हालांकि उन्होंने भी कुछ मिसकम्युनिकेशन की बात कही है। SGMH में जो कल घटना हुई थी, शव बदल गए थे, उसके संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा इस आशय का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि जो ये घटना हुई है, इस तरह की घटनाएं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसकी जांच कराई जाए और जो डॉक्टर राकेश पटेल का निलंबन हुआ है उसकी पूर्ण जांच करके कार्यवाही किया जाए। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है मुझे लगता है। PM आवास में कोविड पेशेंट के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। जो सीरियस पेशेंट हो जाते हैं उनको SGMH ले जाया जाता है, वहाँ भी व्यवस्थाएं हैं। कोविड का डर अभी भी लोगों में कायम है और सभी से ये अनुरोध है और अपील है कि किसी में भी कोई लक्षण दिखाई दे तो उसका तुरंत परीक्षण करा के उसका इलाज करा लेना चाहिए। जहाँ भी जो कमियाँ हैं उसके संबंध में सभी को निर्देश किया गया है कि पूर्ण व्यवस्थाएं बनाएं। अगर आप लोगों ने PM आवास जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ देखा होगा तो वहाँ हर तरह की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से बना दी गई हैं और भी उसमें सुधार कार्य लगातार कर रहे हैं। नहीं, इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे, अगर कोई दोषी है तो कार्यवाही होगी और सभी व्यवस्थाओं में सुधार के प्रयास किया जाएगा। संजय गांधी हॉस्पिटल की व्यवस्था से आम जनमानस में भय व्याप्त हो चुका है। यह आरोप लगाया है जिला कांग्रेस कमेटी रीवा द्वारा। मंगलवार को कांग्रेस नेता व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत एवं शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता कर संजय गांधी हॉस्पिटल में हुई घटना पर ऐतराज जताते हुए इसे बड़ी लापरवाही करार दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अस्पताल में हो रही लापरवाहियों के संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से आगाह कराया गया था। बावजूद इसके इस दिशा में प्रशासन का लचर रवैया देखा गया। उसी बात का परिणाम हॉस्पिटल में लगातार लापरवाही देखी जा रही है। ऐसे चिकित्सकों व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग भी कांग्रेसी नेताओं द्वारा की गई है। इस दौरान कांग्रेस नेता DP सिंह समेत रमाशंकर पटेल भी मौजूद रहे। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने देखा, सुना, छापा, जो हमारे रीवा में जो हुआ वो बहुत निंदनीय है। हम लोगों की सब लोग उस पीड़ित परिवार के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं, जिस पर से ये मांग करते हैं कि उस पीड़ित परिवार के ऊपर दया करे, कृपा करे, जिससे उस दुख दर्द को वो परिवार सह सके। ये बड़ी निंदनीय घटना है कि अस्पताल में मरीज भर्ती होता है और जिस तरह से सुनने में मिला कि ICU से उसे कोविड में शिफ्ट किया गया और 3 घंटे के अंदर मर गई। उसके पिताजी बेचारे बैठे रहे नीचे, उनको नहीं बताया गया। वो 24 घंटे तक यही मानते रहे कि मेरे पिताजी, मेरा बच्चा जीवित। जब उसका चचेरा भाई आया तब पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। 8 तारीख को जब मृत्यु हो गई तो उसकी बॉडी नहीं मिल रही। मैं ये कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, कोई भी आदमी गुम हो जाता है, आप उसकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाते जब तक कि उसकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती। जब 7 साल कोई आदमी नहीं मिलता है तब उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनती है। आप कैसे जारी करोगे डेथ सर्टिफिकेट? यहाँ का जो प्रशासन है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, 7 तारीख का हमारा प्रतिनिधिमंडल उनको एक ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, और ये पहला बिंदु है संजय गांधी के कोविड मरीजों को ध्यान देने के लिए, लेकिन इसको इनने सीरियसली नहीं लिया। मैं ये कहना है, ठीक है, मृत्यु किसी की रोकी नहीं जा सकती, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कलेक्टर महोदय उसको सीरियसली लेते तो शायद ये घटना न होती और वो बच सकता था मरीज। लेकिन कलेक्टर साहब ने इस बात को कह के टाल दिया कि आप लोग विरोधी भी दल के हो, इसलिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं। हम लोग देंगे ना, हम लोग पूरी तरह साथ में हैं। हमारे पूर्व विधायक वहाँ रहे, साथ में देंगे। हम लोग पूरी तरह उनके साथ हैं, पूरी तरह रहेंगे। जहाँ भी ज़रूरत होगी खड़े रहेंगे, उसके हर तरह से उसके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, वरिष्ठ में हमारे थे, पूर्व विधायक जी थे, सुखेंद्र सिंह मन्ना जी थे। नहीं, मेरा ये कहना है कि ये तो ठीक है, कांग्रेस के नेता गए, सुखेंद्र सिंह मन्ना जी गए, उनके बड़े बड़बोले विधायक हैं, वो कहाँ गए वहाँ से? यहाँ के जो रीवा के वो बनते हैं कि हम रीवा के पूर्व मंत्री हैं, रीवा के बादशाह हैं। मैं उसी बिंदु पर आ रहा था कि भाई रीवा में वो पूरी तरह मीटिंग ले रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, कहीं बाढ़ सागर में मीटिंग लेंगे, कहीं राजनिवास की मीटिंग लेंगे। मेरा ये कहना है कि कोविड के संबंध में संजय गांधी की तैयारी है और इसके संबंध में उन्होंने कभी मीटिंग ली? प्रशासनिक हमले का अलग से जायजा कर रहे हो भाई। इस तरह का जो भय का वातावरण पूरे जिला में व्याप्त है, प्रशासन नहीं मानने को तैयार है, पुलिस मानने को तैयार है, आम जन पूरी तरह से पीड़ित है इनके राज्य में। और पूरी तरह से जो भी ये घटना हो रही है, आप देखिए अभी जैसे हमारे इशारा ने कहा कि 90 दिन आप कहाँ थे।
जब आप 90 दिन बाहर थे तो यहाँ कंट्रोल में था कोरोना। जब आप यहाँ आ गए तो सबसे ज्यादा कोरोना की स्थिति खराब हो गई। कांग्रेस प्रतिनिधि ये हमने 7 तारीख को सभी लोगों ने मिलके दिया और इसलिए दिया, आप समझिए ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी आपके पेपरों में छपा होगा, सिमरिया का वार्ड नंबर 14 का एक मरीज भग गया था यहाँ से कोविड का। उससे हम लोगों ने बात की, पाव पानी मिला था, 1 पाउच पानी मिला था। जब खाने को नहीं तो हम तो यहाँ बिना पानी और खाने के मर जाएंगे, इसीलिए हम लोग नीचे आए और भाग आए अपने घर में। वो बाहर बैठा रहा पेड़ के नीचे, घर में गया नहीं। लेकिन उससे पूछे कि तुम अस्पताल से क्यों भगे, तो उसने कहा कि 2 दिन में सिर्फ 1 पाउच पानी मिला। यहाँ बिल बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं कि हम कोविड के मामले में इतने, ये तो एक भी और जांच का बिंदु है ये कोविड में यहाँ अस्पताल प्रशासन में कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार CMO चाहे जो भी हो। यही बात, इसकी बात हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी ये घटना हुई है इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। बलि का बकरा बनाने के लिए किसी की जांच नहीं होगी, विधिवत जांच कराई जाए। हमारे रीवा शहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का स्वागत। रीवा में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल एक ऐसी घटना हुई जिससे रीवा देश में हॉस्पिटल को लेके रीवा की बदनामी हुई। इस बदनामी के पूरी तरीके से जिम्मेदार रीवा का जो नाम बदनाम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान और रीवा जिले के विकास पुरुष इसके जिम्मेदार हैं। तो जब 23 मार्च को मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान जी बैठे थे, उस दिन से लगातार 90 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री बनने के लिए 90 दिन भोपाल में पड़े रहे। उसी समय इंदौर से कोरोना का मरीज भी रीवा आया और मंत्री बनने की चाह के कारण पूरी व्यवस्था चरमरा गई। प्रशासनिक अधिकारियों में कोई लगाम नहीं थी। वह 90 दिन रीवा अस्त और व्यस्त रहा। कल जो विवेक कुशवाहा के परिजनों और खुशीराम राजपाल जी के परिजनों के बीच में अव्यवस्था का माहौल है कि उनकी पार्थिव शरीर विवेक का कहाँ है, और खुशीराम राजपाल जी के परिवार ने विवेक कुशवाहा का पार्थिव शरीर का संस्कार किया। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के विकास पुरुष। अगर विकास का सेहरा वो बांधते हैं तो इस अव्यवस्था का भी सेहरा राजेंद्र शुक्ला जी को बांधना चाहिए। सड़क की समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों ने पानी की टंकी में चढ़कर जताया विरोध। मामला त्योंथर तहसील के ग्राम पंचायत बरहा का है। बरसात के महीने में सड़क की समस्या को लेकर लगातार विरोध जारी है। इसी कड़ी में त्योंथर तहसील अंतर्गत ग्राम बरहा में गांव के लोगों ने सड़क की मांग को लेकर नायाब विरोध प्रदर्शन किया, जहां लोगों ने पानी की टंकी में चढ़कर विरोध जताते हुए सड़क की मांग की है। इसके पूर्व गांव के लोगों ने खाट में उठाकर एक मरीज महिला को अस्पताल ले जाने का वीडियो भी सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे अरसे से सड़क निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। बैठे हैं टंकी क्यों? रोड के लिए मर रहे हैं, गिर रहे हैं। आपके यहाँ तो रोड कुछ नहीं करेगा, नहीं हटे। हाँ, नहीं हटेंगे, नहीं हटाएंगे। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? राम सिंह, ग्राम हलार, ग्राम पंचायत बरहा टोला हलार कि मैं रहने वाला हूँ। जिस गांव में आज तक इतने विधायक और मंत्री हुए पर कोई भी पहुंच मार्ग बरहा ग्राम पंचायत के लिए नहीं है। अब अगर है तो कोई हमको बताए कि हाँ हमारे ग्राम पंचायत बरहा के हलार टोला से लेकर के मझियारी टोला तक कोई भी पहुंच मार्ग हो। आज तक कोई सड़क नहीं बनी, कोई सड़क नहीं। हमार बाप मर गए, हमार बाबा मर गए, हम अब देख ले हमार उम्र, अब देख ले देखा हमार उम्र। विधायक जी नहीं आए बनवावे? विधायक तो हम देखबे नहीं बन किंतान एक दर की उतर में देखे रहे। क्या विधायक? अरे वो खाता
श्यामलाल दुबे जी हैं तक तो एक जने मंत्री जी वही कर रहे हैं। उनका कहना है कि बरहा में तो प्रधानमंत्री सड़क, पक्की सड़क, काली सड़क बन चुकी है। बरहा गांव में सिर्फ बरम नारायण सिंह के घर तक रोड है। बाकी उसके बाद बरहा गांव निकलते ही जमुनिया, आजान नगर, हालात कहीं भी रोड हो तो उसका प्रमाण हमको दिया जाए। तो धरना कब तक करेंगे आप? कोई अधिकारी नहीं आएगा? कोई भी अधिकारी नहीं आता तब तक हम एनी टाइम धरना देंगे। मान लीजिए 2 दिन तक कोई अधिकारी नहीं आया, तब क्या करेंगे आप? रहेंगे हम लोग, तत्पर रहेंगे। तो कोई सड़क की समस्या को लेकर लोग जो है पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। गलत बात है, नहीं चढ़ना चाहिए। सब चीज़ें जो है अपराध की श्रेणी में आता है। और कोरोना का एक बहुत भीषण समय चल रहा है और ये जो है जनता के सहयोग से ही कोरोना की लड़ाई संभव होगी। लोगों को समझना चाहिए कि भीड़ इकट्ठा न करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने लोगों को समझाया और लोग समझाने के बाद उतर आए। यूरिया खाद के लिए परेशान अन्नदाता। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को हर संभव मदद दिलाने समेत अन्य व्यवस्थाएं देने की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारों की लापरवाही व मनमानी की वजह से किसान को खाद बीज के लाले पड़े हुए हैं। दरअसल यह मामला रीवा जिले के सेवा सहकारी समिति मर्यादित भीर का है, जहां पर किसान खाद बीज समेत अन्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता है, जिसकी वजह से अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार के मंसूबे पर भी पानी फेरने का काम किया जा रहा है, जिसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के नेतृत्व में स्थानीय किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि इस विपरीत स्थिति में भी जहां अधिकारी कर्मचारियों को उनकी वेतन के साथ तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, वहीं अन्नदाता को खाद बीज के लाले पड़े हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं, जो किसानों के हक पर भी डाका डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो जनप्रतिनिधि तो सिर्फ वोट लेने के लिए होते हैं जी। वो आए अपना चुनाव के दरमियान और इन सब अब मैं क्या कहूँ, अब तो ये किसान ही हैं। अब यहीं पे इन किसानों से ही अपन बात कर लें। यद्यपि हम मुद्दा लेकर के आते हैं इनको, लेकिन हम ये इनको बताना चाहते हैं, अब हम सरकार को कम दोष देंगे, अब हम इनका ज़्यादा दोष देंगे कि आप जब वोट देने के लिए लोग आते हैं तो आप 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं पार्टीवादी में। आप उस समय इनको क्यों जवाब नहीं देते? आज आपका विधायक यहाँ पे आना चाहिए, आपका जो भी विधायक है वो आना चाहिए, आपका सांसद यहाँ पे आना चाहिए, आपकी समस्याएं देखनी चाहिए। किस नाते उसने लोकतंत्र में आपसे वोट लिया हुआ है, क्यों वो आपकी बात नहीं सुन रहा है? तो इस चीज को हम कहते हैं कि किसानों की आंख कब खुलेगी इस बात को लेकर के, किसान इस बात को लेकर के कब यूनाइट होगा, कब तक वो पार्टीवादी में बटा रहेगा, कब तक ये राजनीति का शिकार होता रहेगा? ये सबसे बड़ी बात है और आज किसानों को ये सोचने की जरूरत है। ये जिस दिन समझ जाएंगे तो इस देश में क्रांति आ जाएगी, एक आंदोलन छिड़ जाएगा इस देश में, और हम यही उम्मीद करते हैं। सब किसानों को आप खाद नहीं दोगे तो वो पैदा नहीं करवा पाएगा, कुछ पैदा नहीं होगा तो वो आप कहाँ से, क्या आप हवा से ला करके दोगे या दूसरे आसमान से या किसी दूसरे ग्रह से? तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का शोषण बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक लंबे अरसे से प्रक्रिया चल रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही इनकी स्थिति आज जो स्वतंत्रता के पहले थी, आज भी इनकी वही स्थिति बनी हुई है। किसान चाहे कितना भी पैदा करे, इनसे आप पूछिए कि ये कितना लगाते हैं और हर छमाही में, हर रबी या खरीफ फसल में इनको कितना पैदावार ये करते हैं। तो आप जब इनका लगाएंगे, मैंने इस बात पे रिसर्च किया जब से मैं यहाँ पे आया, और मेरे कम से कम इस तरह से 50 आर्टिकल हैं इस विषय में, और हमने ये देखा कि किसान को घाटा होता है यदि वो 4 घर में उसके काम करने वाले लोग हैं, जितना वो लगाता है उसकी जो पैदावार होती है सबको माइनस कर दीजिए तो घाटे में रहता है। और एक नौकरी पेशा आदमी है, चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो, उसको 50,000 पेमेंट कम से कम मिल रही है, सब फैसिलिटी मिल रही है, चाहे वो काम करे कि ना करे उसको पेमेंट मिल रही है। कोरोना में भी बैठा हुआ है तो भी उसको, अब इनको कोरोना में क्या मिल रहा है? कुछ अब इनको खाद तक नहीं मिल रही है। ये सब परेशान है, न इनको खाद है, न बीज है, न कोई इनको फैसिलिटी है। केसीसी में भी इनको पैसा, समितियों में कर्ज लेने जाते हैं तो इनको 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमें अच्छी तरह से सारी चीज़ें पता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इनको तत्काल खाद उपलब्ध करवाई जाए और ऐसे समिति प्रबंधकों को बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए जो किसानों का शोषण कर रहे हैं। और ये दलाली प्रथा जो चल रही है, वो दलाली प्रथा बंद होनी चाहिए कि हम समिति प्रबंधक हैं तो हमने एक 3rd पर्सन को वहाँ पे बैठा दिया और वो दलाली कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने सही कहा है, परमिट के अनुसार इनको खाद नहीं मिलती है,
इन लोगों को बीज नहीं मिलता है और ये सब परेशान रहते हैं, दर दर भटकते हैं। इसी भटकाव के कारण ये व्यापारी वर्ग के पास जाते हैं। व्यापारी वर्ग आज हम पूछते हैं यहाँ के विपणन संघ से, यहाँ के फूड डिपार्टमेंट से, यहाँ का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ये कहलाता है, ये नाप तौल विभाग जो भी चेक करता है, ये आकर के देखें भाई दुकानों में ये जो कालाबाजारी जो चल रही है, जो समिति में जो खाद 250 रुपए होती है वो उनको 300, 350, 400 जो जिसकी मान मर्जी आया वैसे दे रहे हैं। तो ये जांच का विषय है। सभी दुकानों पे आप छापा मारिए, इनका देखिए कि इनको क्या परमिट है, क्या कितना इन्होंने अपना बनाया हुआ है, किस रेट पे ये बेच रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ये तो पूरी तरह से चूना लगा रहे हैं। तो ये इसमें सबकी मिली भगत होती है। यहीं पे से खाद मिलती है न, यहाँ कभी समिति प्रबंधक आते हैं और जो खाद का वितरण करते हैं सेल्समैन, उनका छोटे लामा है वो भी कभी नहीं आते हैं। वो घर पे बुलाते हैं और उसका मतलब जो लोगों का बिल बाकी रहता है उससे एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ते हैं घर पे बुला के। और अगर कुछ बोलने की कोशिश करो तो मतलब झगड़ा करने के मूड में आ जाते हैं, क्योंकि फील्ड में तो कभी आना नहीं है। अच्छा। आए 10 मिनट के लिए और बांट के, और जो थोड़ी बहुत खाद रही उसको बांट के निकल जाते हैं। और परमिट कटाने के लिए हम लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। अच्छा। वहाँ पे जाए तो धमकी मिलती है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। संजय गांधी हॉस्पिटल में मंगलवार को महिला की मौत के पश्चात फिर हुआ हंगामा। मामला गायनी विभाग का। डकैती की योजना बनाते 5 शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, एक हुआ फरार। मामले का खुलासा रीवा एसपी ने किया। डॉक्टर राकेश पटेल के निलंबन को लेकर रीवा दर्शन की डॉक्टर राकेश पटेल से सीधी बात। और ट्रांसपोर्ट यूनियन के एमपी व यूपी के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश सरकार के नाम आरटीआई अलीम खान को सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।